भाई जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक के फॉर्म आ चुके हैं, भले ही फॉर्म ग्रेजुएशन से आए या पोस्ट ग्रेजुएशन से। आप मेरी इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो किसी भी फॉर्म को, इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्म को बड़े ही आराम से फिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फॉर्म फिल करूंगा जो 10th और 12th से आए हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में आपको बताऊंगा आपको फोटो कैसे अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे लगाने हैं और फॉर्म को कैसे फिल करना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और भरते हैं इसी फॉर्म को। तो भैया यहाँ पर मैंने फॉर्म जानकारी वेबसाइट ओपन कर ली है, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कोस्ट गार्ड के फॉर्म के बारे में, कैसे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने हैं, कैसे फोटो वगैरह लगानी है, सब जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो अपन आ जाते हैं इसके आखिरी में और करते हैं क्लिक अप्लाई ऑनलाइन पर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड तो बनाया ही नहीं है अभी तक, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, तो अपन क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले आपको दिखेगा नेम वाला कॉलम, यहाँ पर आपको अपना नाम कैपिटल लेटर्स में बनना है 10th की मार्कशीट से। नाम के आगे मिस्टर और मिसेज कुछ नहीं लगाना है आपको। और देख लेना जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो, चाहे वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो, जाति प्रमाण पत्र हो या फिर मूल निवासी वगैरह हो, सबके नाम डिटेल वगैरह एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगी तो आपका फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर माताजी का नाम आएगा, नेशनलिटी इंडियन, जेंडर मेल फीमेल जो कुछ भी हैं आप, ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, जो ओटीपी आए उसको डालना है। यहाँ पर ओटीपी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर एसएमएस वाली ओटीपी डालनी है और सबमिट करना है। तो फिल करते हैं इतनी डिटेल। ये हमने जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दिया था, अब यहाँ पर लिख कर आ गया है आपकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जा चुकी है। ओके कर देते हैं इसे। यहाँ पर मुझे ईमेल वाली ओटीपी डालनी है, यहाँ पर एसएमएस वाली ओटीपी डालनी है। तो यहाँ मेरे ईमेल पर ओटीपी आ चुकी है। अगर ओटीपी आपको नजर नहीं आ रही हो तो यहाँ पर आपको ऑल मेल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी सबसे ऊपर आपको नजर आ जाएगी। ईमेल वाली ओटीपी ईमेल वाले में डाल देते हैं और एसएमएस वाली भी हमने डाल दी है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ईमेल के थ्रू और मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड मिल गया होगा, तो ओके कर देते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है अपनी और जो पासवर्ड ईमेल और मोबाइल पर आया उसको डालना है। यहाँ पर कैप्चा डाल देते हैं, लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप नया पासवर्ड बनाएं और यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अब पासवर्ड हमें ऐसा बनाना है जो कम से कम 8 से 16 लेटर्स के बीच में होना चाहिए। उसमें एक अपर केस लेटर भी होना चाहिए, लोअर केस लेटर भी होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक। देखो भाई, मेरा पासवर्ड बनाने का जो तरीका है उसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जिसमें पहला अक्षर कैपिटल बना देता हूँ, बाकी सभी लेटर स्मॉल बना देता हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पर कैपिटल एस, बाकी सभी लेटर स्मॉल बनाएंगे HIVAM। ये तो मेरा नाम हो गया। उसके बाद मैं लगा देता हूँ @ इसके बाद मैं चाहे तो 1 2 3 लिख सकता हूँ, चाहे तो 4 5 8 लिख सकता हूँ, चाहे तो 0 0 0 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब ये बन गया हमारा पासवर्ड, इसी को हम कंफर्म कर देते हैं। अब आपका पासवर्ड छोटा बन रहा हो अगर, तो आप नाम में सरनेम भी जोड़ सकते हैं, अगर सरनेम नहीं है तो कुछ और भी लिख सकते हैं। मतलब पासवर्ड आपका इतना बन जाए कि 8 से 16 लेटर्स के बीच में आ जाए। कैप्चा डालते हैं यहाँ पर, कंटिन्यू करते हैं। पासवर्ड बन चुका है कम्प्लीटली। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख कर आ रहे हैं हमारे सामने, एग्री पर क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। ये नाम हमारा फिल होके आ चुका है, पिताजी का नाम आ चुका है, माताजी का नाम आ चुका है, ईमेल आईडी आ चुकी है। सेकेंडरी ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। नेशनलिटी आ चुकी है, जेंडर आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। आधार नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। फोटो ID कार्ड नंबर, जो कुछ भी आपके पास जो बिल्कुल मैच कर रहा हो आपके डॉक्यूमेंट से, वो आपको लगाना है। यहाँ पर मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर मुझे आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर से कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको पहला पहचान चिन्ह डालना है, यहाँ पर दूसरा पहचान चिन्ह डालना है, मतलब कोई भी 2 पहचान चिन्ह आपको डालना है। पहचान चिन्ह में आप बर्थ मार्क डाल सकते हैं, मोल डाल सकते हैं, मतलब कि तिल डाल सकते हैं, या फिर जले कटे का निशान हो आपके पास वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जाति आपको सेलेक्ट करनी है, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS, SC ST, जो कुछ भी हो आप हो वो आप सेलेक्ट कर लें। अगर मैं यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है। अगर मैं OBC, EWS, SC ST वगैरह को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझसे उसकी डेट वगैरह मांगी जाती है। तो यहाँ पर मुझे डेट डालना है कब ये इशू हुआ है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या लगाना चाहते हैं, 10th का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी वगैरह में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। फीस वेवर वाले ऑप्शन पर ऑटोमेटिक यस होके आ जाएगा अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि आप एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अनएम्प्लॉयड कर दें। अब यहाँ पर कुछ नोट्स दे रखे हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कोई भी स्कैन कॉपी या फिर फोटो कॉपी आपको स्कैन नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है वो है आपको डॉक्यूमेंट हिंदी और इंग्लिश में ही अपलोड करने हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोई दूसरी भाषा में है तो उसको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में, फिर उसको आपको लगाना है। जो फाइल आप अपलोड करें वो JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट या फिर PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, साथ में 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए।
अब यहाँ पर आपको वो आईडी प्रूफ अपलोड करना है जो कि आपने ऊपर सेलेक्ट किया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट किया था, तो मुझे आधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड करना है। अगर आप कोई दूसरा आईडी प्रूफ सेलेक्ट करते तो आपको वो आईडी प्रूफ स्कैन करके अपलोड करना पड़ता। और दूसरे वाले ऑप्शन में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, या फिर जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगा जा रहा है। तीसरे वाले में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर जो कुछ भी आपने EWS वगैरह लगाया हो तो उसको आप अपलोड करेंगे। सेव करते हैं इसे। पर्सनल डिटेल्स हमारी सेव हो चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको नाविक VDM फॉर्म डालना है, नाविक GDM डालना है, या नाविक यांत्रिक में डालना है। आप किसी एक पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर डिटेल दे रखे किसमें क्या चीज़ मांगी जा रही है, मतलब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको किस पोस्ट के लिए चाहिए। तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं और आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म डाल देते हैं तो आपके सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सेलेक्ट करते हैं और सेव कर देते हैं। ओके करते हैं इसे। अगर मैं पहली वाली पोस्ट चुनता हूँ वहाँ पर तो मुझसे सिर्फ 10th की डिटेल मांगी जाती। अब जब मैंने दूसरी वाली पोस्ट चुनी है तो मुझे से 10th और 12th की दोनों की डिटेल मांगी जा रही है। अगर मैं तीसरी पोस्ट चुनता तो मुझसे और भी ज़्यादा डिटेल मांगी जाती। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ और नोट्स भी दे रखे हैं, तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था JPG, JPEG और PNG और PDF फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं 10 से 100 KB के बीच में। अगर आपके पास मार्कशीट है जो कि CGPA या फिर ग्रेड में है तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जो कि आपको स्कूल से मिल जाता है। इसकी ज़रूरत आपको स्टेज 2 में पड़ेगी। कोई दूसरे एडिशनल सर्टिफिकेट भी आप जो लगाना चाहते हैं वो आप स्टेज 2 में लगा सकते हैं। नोट नंबर 4 में दे रखा है कि अगर आप परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही से कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर आप रॉन्ग तरीके से कैलकुलेट करेंगे या फिर गलत फिल कर देंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है आगे चल के। अगर आपके मार्क्स CGPA या ग्रेडिंग में है तो आपको जो परसेंट फिल करनी है वो अप टू 3 डेसिमल तक आपको फिल करनी है राउंड ऑफ करके। अगर आपकी परसेंट 63.3779 बनी है तो आप फिल करेंगे 63.377, ना कि 63.378। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप 10th पास कर चुके हैं, तो यस करते हैं। कौन से बोर्ड से थे? 10th का सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अलग से मिला है, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट अलग से आया है, तो आप सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे जो कि ऊपर दिया होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला है तो आप मार्कशीट के ऊपर ही जो नंबर दे रखा होगा उसका डाल दें। परसेंट है, CGPA या फिर ग्रेडिंग है, वो आप अपने हिसाब से फिल करें। मार्कशीट कब इशू हुई है आपको, वो आपको मार्कशीट के नीचे मिल जाएगी डेट। क्या आपके पास 10th की एडिशनल मार्कशीट है, मतलब अगर आप एक बार में पास नहीं कर पाए हो या फिर सप्लीमेंट्री वगैरह आई हो तो दूसरी मार्कशीट आपके पास होगी, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है तो नो कर देता हूँ। कन्वर्जन फार्मूला लगा के आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है वो यहाँ पर फिल करना है आपको। अब मान लीजिए मैंने जो 10th की थी वो CBSE से की थी और मेरी CGPA बनी है उसमें 7.8। अब मुझे परसेंट में लिखना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9.5 से। ओके करते हैं तो 74.1% बन गई है मेरी। CGPA और ग्रेड कितनी बनी है आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब यहाँ पर एक एक करके मुझे अपने सभी सब्जेक्ट्स को फिल करना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जितनी भी सब्जेक्ट थे मेरे 10th में वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। उसमें जो हर सब्जेक्ट में CGPA थी वो आपको एक एक करके फिल करनी है। मैक्सिमम CGPA कितने नंबर की थी वो यहाँ पर फिल करनी है। अगर बाई चांस आपसे कुछ डिटेल गलती से फिल हो जाती है गलत, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं उसे। फिल करते हैं इसे। ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। अब बाई चांस कोई है आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास हिंदी स्पेशल थी या फिर हिंदी जनरल थी, तो आपको बिल्कुल जो मार्कशीट में लिखा हुआ है वही आपको फिल करना है, हिंदी स्पेशल, हिंदी जनरल। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने हिंदी टाइप किया तो ऑटोमेटिक हिंदी का ऑप्शन मेरे पास आ गया, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मेरे सामने ना हिंदी स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है ना जनरल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसको मैनुअली फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका एक ही है तो आप दोनों में एक ही फाइल को अपलोड कर दें। सेव करते हैं इसे। अब यहाँ पर मैंने 10th की डिटेल फिल कर दी है, अब मुझे 12th की डिटेल फिल करनी है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ऐसे ही मुझे 12th की डिटेल फिल कर लेनी है। अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मेरे सामने ऑटोमेटिक आ गए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट दोनों कंपलसरी हैं, तो इसमें हम इसके मार्क्स फिल कर देते हैं और बचे हुए हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से। अब यहाँ पर मुझे अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, नीचे मुझे अपना करंट एड्रेस या फिर करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। अगर दोनों एड्रेस मेरे सेम टू सेम है तो मैं इस पर टिक लगा सकता हूँ ऊपर वाला फिल करने के बाद। नीचे मुझे अपना मूल निवासी का स्टेट चुनना है, कहाँ से मेरा मूल निवासी बना हुआ है। सेव करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास NCC का A, B या C सर्टिफिकेट है, तो आप चाहे तो यस कर सकते हैं, चाहे तो नो कर सकते हैं। अगर मैं इस पर यस करता हूँ तो मुझसे और भी डिटेल मांगी जाती है, कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या उसका नंबर है, कब उसको कंप्लीट किया था मैंने और यूनिट का नाम क्या था, सभी मुझे डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो नो कर देते हैं इसे। सैनिक स्कूल में आप पढ़े तो नहीं है तो इसको नो कर देते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में आपने सर्विस की है या नहीं,
स्पोर्ट सर्टिफिकेट कोई है, स्विमिंग आती है या नहीं, आपके पिताजी कोस्ट गार्ड में सर्विस तो नहीं करते हैं या फिर रिटायर्ड तो नहीं हो चुके हैं, आपके पिताजी की कोस्ट गार्ड की सर्विस के दौरान डेथ तो नहीं हो चुकी है। आप ऐसे ही ऑप्शंस को पढ़ के यस नो कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ये नीचे हैं क्रिमिनल केस वाले ऑप्शन, तो आप इनको भी पढ़ के यस नो कर लें। ये कोर्ट केस वाले ऑप्शन, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं रहे हैं तो आप यस नो कर सकते हैं अपने हिसाब से। जरूरी नहीं है मुझे इसमें यस भी करना हो कोई ऑप्शन, आप चाहें तो सब ऑप्शन को नो कर सकते हैं। सबमिट करते हैं इसे, ओके करते हैं। अब यहाँ पर मुझे अपलोड करनी है फ़ोटो अपनी, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आपको समझाते देते हैं इसके बारे में। जो मुझे यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है वो 40 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो और उस फोटो के बैकग्राउंड में लाइट कलर होना चाहिए या फिर वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप फोटो खिंचवाने जाएँ तो आपके हाथ में ब्लैक स्लेट होनी चाहिए जो कि आपको अपने चेस्ट के सामने रखनी है। उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और फोटो खींचने की तारीख लिखी होनी चाहिए साफ साफ। नाम आपको अपना कैपिटल लेटर्स में लिखना है वाइट चौक से। जो फोटो, सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में हो 10 से 100 KB के बीच में। अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे। इस वाले ऑप्शन में आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है जो कि आपकी फोटो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। इसमें आपके हाथ में स्लेट होनी चाहिए ब्लैक कलर की और उस पर चौक से लिखा होना चाहिए नेम, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मतलब जो कि कुछ भी आपका नाम है मार्कशीट वगैरह में वो आपको पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके नीचे आपको डीओपी लिखकर आपकी डेट ऑफ फोटो डालनी है, मतलब कितनी तारीख की आपकी फोटो खिंची हुई है। फोटो आपकी 40 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो जब आप फॉर्म फिल करें। यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ब्लैक पेन से आप व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर कर लें। इस वाले ऑप्शन में आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है आपको और सेव कर देना है। इसके बाद आपको अपने आसपास के एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। कोशिश करना जो आप सेंटर सेलेक्ट करें वो 30 किलोमीटर के अंदर के रेंज के होने चाहिए आपके आसपास के। यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है, अगर एग्जाम सेंटर 30 किलोमीटर से अंदर के मिले हैं आपको तो आप यस कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं एक भी एग्जाम सेंटर 30 किलोमीटर रेंज के अंदर के तो आप नो कर दें इस पर। अब हो सकता है ये वाला ऑप्शन सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए आए, तो आप अपने हिसाब से देख लें। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अब आपको स्टेज 2 के लिए एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। तो शुरू के ये वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल होकर आ रहे हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है बस। इसके बाद आपको इसमें भी सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। अब यहाँ पर मेरा फॉर्म फिल हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से चेक कर लेता हूँ। अगर बाई चांस मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मुझे दिख जाता है, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। फॉर्म में सबसे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर मुझे अपनी सिटी फिल करनी है, डेट ऑटोमेटिक डल के आ जाती है। यहाँ पर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना है आपको। डिक्लेरेशन डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब ये रहा वो डिक्लेरेशन जो आपको दूसरे वाइट पेपर पर लिखना है। वाइट पेपर आपको इसी के नीचे मिल जाएगा, आपको इसकी प्रिंट आउट निकलवानी है और सेम टू सेम ऊपर वाला डिक्लेरेशन इस पर कॉपी कर देना है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट दे रखा है इसमें आई के बाद आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पर आएगा आपके पिताजी का नाम और आपको सेम टू सेम ऐसा ऐसे ही यहाँ पर कॉपी कर देना है नीचे वाले पेज पर। यहाँ पर आपको अपनी वही फोटो चिपकानी है जो कि आपने फॉर्म में फिल करी है। वाइट बैकग्राउंड वाली स्लेट वाली फोटो होनी चाहिए आपकी और साथ में इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब आप इस पे साइन करें, आधे फोटो पे आनी चाहिए, आधे नीचे आने चाहिए साइन। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको अपने पेरेंट्स के साइन करवाने हैं यहाँ पर। अगर उम्र 18 साल से कम नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है अपने, उसके बाद यहाँ पर साइन करने हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, बैच कौन सा है, पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको आपकी फोटो आईडी नंबर डालनी है। जो आपने आधार कार्ड लगाया या पैन कार्ड लगाया उसका नंबर डालना है आपको। पोस्ट यानी कि आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। बैच में आपको ये वाला नंबर फिल करना है, कौन से बैच के ये एग्जाम फॉर्म आए हुए हैं। ये वाला पेज अच्छे से लिखने के बाद आपको इस पेज को स्कैन करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। आप चाहे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करें, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करें, पीएनजी में करें या पीडीएफ में करें। और जो साइज होना चाहिए वो 10 से 100 के बीच में होना चाहिए। नीचे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन दे रखे हैं, सभी पे आपको टिक लगाना है और सेव करना है। अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है अगर आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया है तो इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको चेक कर लें। ओके करते हैं इसे। हमारा डाटा सेव हो चुका है, फिर से ओके कर देते हैं। फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने फीस कटवाने का ऑप्शन आएगा, तो आप यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड वगैरह के थ्रू पेमेंट कटवा सकते हैं। मैंने यहाँ SC ST कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था इसलिए मेरे सामने फीस कटवाने का ऑप्शन नहीं आया है। अगर आपने फीस कटवा दी है एक बार और आपकी फीस वो अटक गई है, यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है, तो आप 10 से 15 दिन का इंतजार कर सकते हैं। आप दोबारा से फीस कटवा दें, वो वाली फीस आपकी जो पुरानी कट चुकी है वो आपकी रिफंड हो जाएगी। व्यू करते हैं। अब फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है कम्प्लीटली। इसकी चाहे आप प्रिंट आउट निकाल के रख लें, चाहे तो इसकी PDF में सेव करके रख लें, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एडमिट कार्ड वगैरह जब इसके आएंगे।
तो फॉर्म तो अब हमारा फिल हो चुका है। अगर आपको डिटेल में समझना है नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दे रखी थी तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं।